गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईआरसीटीसी ने एसबीआई के साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देख लेते हैं क्या है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज़्म कॉरपोरेशन मतलब आईआरसीटीसी और एसबीआई कार्ड द्वारा रुपए प्लेटफॉर्म पर एक नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। इस क्रेडिट कार्ड को केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। नए कार्ड को रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। रुपए क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है जो उपयोगकर्ता को पीओसी मशीन पर स्वैप करने की बजाय मशीन पर कार्ड टैप करके अपने लेन देन को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। इसमें क्या होगा, जो पीओसी मशीन है उस पर आपको कार्ड को स्वैप नहीं करना होगा। ये क्या करेगा, कार्ड को टैप करेगा और उससे लेन देन को सक्षम बनाएगा। यह कार्ड अक्सर रेल सफ़र करने वाले यात्रियों को पुरस्कृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लेन देन शुल्क में छूट पर विशेष लाभ के साथ रेल यात्रा पर अधिकतम बचत प्रदान करेगा। अब और भी कुछ करंट अफेयर रेलवे और बैंक से जुड़े हुए हैं तो वो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर रेलवे और बैंक से जुड़े हुए हैं। देखते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ परियोजना शुरू की है। तो याद रखिएगा, जो भेल ने मध्य प्रदेश के बीना जिले में 1.7 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यूपी में देश का सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यूपी में किया जा रहा है सबसे बड़े रेल पुल का निर्माण। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भारतीय रेलवे द्वारा क्या किया गया है, शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए किस वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वो किया गया है 2030 तक। भारतीय रेलवे द्वारा पोस्ट कोविड कोच विकसित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने कौन सा कोच विकसित किया है? तो वो है पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। ये करंट अफेयर भी रेलवे से जुड़ा हुआ था। अब नेक्स्ट क्या है, तो भारतीय रेलवे दिसंबर 2022 तक सभी रेल डिब्बे में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यानी कि IRFCID लगाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। 2022 तक क्या करेगी जी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगा लेगी अपने सभी डिब्बों पर। अब देखते हैं बैंक से जुड़ा हुआ करंट अफेयर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है। अब देखते हैं एसबीआई से जुड़ा हुआ। तो एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के जो नए प्रबंध और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी। तो याद रखिएगा, एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के जो नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन के लिए आश्रय सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो आश्रय सिस्टम जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है पुणे डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा।
तो पुणे डीम्ड यूनिवर्सिटी ने आश्रय सिस्टम लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देख लेते हैं हम, क्या है आश्रय सिस्टम। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए पुणे की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी ने संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए विशेष किस्म के बिस्तर की प्रणाली विकसित की है। इन मेडिकल बेड को आश्रय नाम दिया गया है। इन बेड को इस तरह बनाया गया है कि मरीज के संक्रमण को औरों तक फैलने से रोकेगा या फिर उसे एकदम सीमित कर देगा। पुणे में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह मेडिकल बेड आश्रय न सिर्फ सस्ता है बल्कि कोविड-19 मरीजों को ध्यान में रखकर इसमें ऐसा फिल्टर सिस्टम लगाया गया है जो संक्रमण को बाहर फैलने नहीं देगा। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है, समझते हैं चलिए। इसे साफ करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। मेडिकल बेड के ढांचे को मेडिकल ग्रेड के एक ऐसे पारदर्शी मटेरियल से बनाया गया है जो संक्रमित मरीजों को पूरी तरह से पैक करके किसी भी स्थान से एकदम अलग कर देता है। ये हो गया। अब देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भारत में उन उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मानद विश्वविद्यालय या सम विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार की मान्यता दी जाती है। तो जो क्या होता है, जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी जाती है उन यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, पेटीएम मनी ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ नियुक्त किया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो उसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। तो पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधन सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीईओ नियुक्त किया है। वह पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव की जगह लेंगे, जिन्होंने पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा दे दिया था। अब देखते हैं पेटीएम के संस्थापक कौन हैं। तो संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। नेक्स्ट, तो हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है। तो बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया गया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देखते हैं क्या है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। इसमें महाराष्ट्र के अहमदनगर, नासिक, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव, सतारा और कर्नाटक के धारवाड़, मैसूरू और कोडागू शामिल हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए किसानों का बीमा सुनिश्चित करेगी। तो ये किसके तहत किसानों के लिए बीमा सुनिश्चित करेगी? तो ये करेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो देखते हैं हम। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके सीईओ और एमडी हैं संजीव श्रीनिवासन। नेक्स्ट,
हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो वो मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो हम देखते हैं क्या हैं। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क को लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस प्रणाली की पारंपरिक स्थितियों को शीर्ष नॉलेज रिसोर्स सेंटर में बदल दिया है। इन केआरसी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा और नेट पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। यह पोर्टल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बौद्धिक दुनिया में एक सिंगल पेटेंट एंट्री होगी। अब देख लेते हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो वो हैं हर्षवर्धन। याद रखिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री का नाम क्या है? हर्षवर्धन है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले सीवर मेनहोल सफाई रोबोट बैंडिकोट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले सीवर मेनहोल सफाई रोबोट बैंडिकोट का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो हम देखते हैं क्या है बैंडिकोट, ये समझते हैं। बैंडिकोट रोबोट के बारे में देखते हैं क्या होता है बैंडिकोट रोबोट। गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकोट का उद्घाटन किया है। सीवर मैनहोल सफाई करने वाला रोबोट पाने वाला गुवाहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर है। तो याद रखिए सीवर मैनहोल सफाई करने वाला रोबोट जो है उसमें जो गुवाहाटी जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर बना है। गुरुग्राम और कोयम्बटूर के बाद मैनहोलों की साफ करने के लिए इस नवीन तकनीक की खरीद करने वाला गुवाहाटी पूरे देश में तीसरा शहर है। तो इससे पहले गुवाहाटी से पहले इस तकनीक को किसने खरीदा है? तो ये खरीदा है गुरुग्राम और कोयम्बटूर ने। तीसरे नंबर पर है गुवाहाटी। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं हम। तो बैंडिकोट रोबोट क्या है ये समझते हैं। स्वचालित सीवर सफाई रोबोट गुवाहाटी नगर पालिका द्वारा खरीदा गया। बैंडिकोट रोबोट भी दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है जो मेक इन इंडिया पहल के तहत जैन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो इस रोबोट को किसने विकसित किया है? मेक इन इंडिया की पहल के तहत जैन रोबोटिक्स नामक एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब असम के कुछ अन्य करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं क्या है। तो असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए निर्णय लिया है। तो याद रखिए असम में स्थित है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जिसे राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा। अब राजधानी देख लेते हैं असम की। तो राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यह है वो रोबोट। नेक्स्ट, तो हाल ही में किसे करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में किसे करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है सुनील यादव। सुनील यादव जी को करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल है वो देखते हैं हम क्या है करमवीर चक्र अवार्ड देखते हैं हम। तो एसएस मोटिवेशन के संस्थापक सुनील यादव एसएस को आईआईटी दिल्ली में आयोजित रेक्स लाइव में संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किसके द्वारा स्थापित है यह अवार्ड? तो ये है संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित
कर्मवीर चक्र से सुनील यादव एसएस को सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन के माध्यम से समाज के लिए अथक योगदान दिया, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वह सामाजिक मुद्दों से संबंधित बात करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से हर दिन लोगों को प्रेरित करते हैं। पिछले साल उन्होंने जो पुरस्कार जीते हैं उनमें राष्ट्र प्रेरणा, आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडियन आइकन इसमें शामिल हैं। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो वो देखते हैं हम। तो कर्मवीर चक्र समझते हैं। कर्मवीर चक्र अवार्ड है क्या? तो कर्मवीर चक्र अवार्ड उन लोगों को दिया जाने वाला वैश्विक पुरस्कार है जो साहस दिखाते हुए, परिवर्तन की पहल करते हुए और कम यात्रा वाले जीवन पथों पर चलते हुए समाज में योगदान करते हैं। यह पुरस्कार अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए सम्मान का प्रतीक है। तो यह अवार्ड क्या है? ये अवार्ड पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए सम्मान का प्रतीक है। ये है सुनील यादव जी की पिक्चर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की गई है प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब टाइगर सेंसस रिपोर्ट है क्या, ये देखते हैं हम, इसमें क्या क्या बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को ग्लोबल टाइगर डे की पूर्व संध्या पर रिपोर्ट जारी करके बताया कि दुनिया में 70% बाघ भारत में हैं। यही नहीं, 1973 में हमारे देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। भारत दुनिया में 8% जैव विविधता का हिस्सा है। इस समय भारत समेत 13 टाइगर रेंज नेशन हैं। तो भारत समेत कितने टाइगर रेंज नेशन हैं? तो ये हैं 13, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। जो 13 टाइगर रेंज नेशन है उसमें ये सब देश शामिल हैं। और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो वो देखते हैं हम। तो रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कर्नाटक के बाद सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। तो याद रखिए रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक के बाद सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि बाघों के संरक्षण में भारत का योगदान इतना प्रशंसनीय है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया है। तो याद रखिए इसको किस में दर्ज किया गया है, जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें बताया गया है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में क्वेस्ट ऑफ रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो क्वेस्ट ऑफ रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक विरल आचार्य द्वारा लिखी गई है। तो विरल आचार्य ने लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देखते हैं हम क्या हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर विरल V आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक नाम की पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक सैग फाउंड पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक पे भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए अनुसंधान का वर्णन किया गया है, जो निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करती है। इस पुस्तक में क्या बताया गया है? तो यह बताया गया है वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए अनुसंधान का वर्णन इसमें किया गया है, जो क्या करता है, निरंतर सुधार के लिए एक ठोस योजना प्रदान करता है। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो वो देखते हैं हम। तो पुरस्कार के बारे में समझते हैं, पुस्तक के बारे में समझते हैं। तो पुस्तक में यह बताया गया है
यह पुस्तक मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में दिए गए उनके भाषण, अनुसंधान, टिप्पणियों का एक संकलन है जो अधिकतर केंद्रीय बैंक से संबंधित है। पुस्तक में दरों में कटौती के लिए मौद्रिक नीति समिति पर पड़ने वाले दबाव का भी उल्लेख किया गया है। ये है उनकी पिक्चर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है जेमी वर्डी ने। जेमी वर्डी ने जीता है प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड। मतलब ऑप्शन जो बी है इसमें वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं तो वो देखते हैं हम, इससे जुड़ी हुई डिटेल। तो लीसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वार्डी ने सीज़न 2019-20 में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। उन्होंने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक ओबामेयांग और साउथहैम्पटन डैनी इंग्स और मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रहीम स्टर्लिंग को हराकर प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार जीता है। तो इन्होंने किन किन को हराया है? तो इन्होंने हराया है पियरे एमरिक ओबामेयांग जिन्होंने 22 गोल किए थे, और साउथहैम्पटन डैनी इंग्स इनने भी 22 गोल किए थे, और मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रहीम स्टर्लिंग ने 20 गोल किए थे। इन तीनों को हराकर जो स्ट्राइकर जेमी वार्डी हैं उन्होंने 23 गोल किए हैं, इसलिए इन्हें प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।